नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स फॉर आरआरबी क्लर्क, जो कि एग्ज़ाम है 12 और 13 अगस्त को। तो आज हम बात करने वाले हैं, हम शेयर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको एग्ज़ाम से पहले करने हैं और कुछ चीज़ें जो आप एग्ज़ाम से पहले नहीं करनी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ामिनेशन में बैठने से पहले आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए। वो एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप ये सोच कर जाओ कि आपको सब कुछ आता है। अगर आपने मेहनत किया है, अगर आपने पढ़ा है, तो आप ये सोच कर जाओ कि आपको सब कुछ आता है। आप ये मत सोचो कि आप इस पज़ल में अटकते हो या फिर आप अरिथमेटिक में फंसते हो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्लर्क लेवल का है। और दोस्तों देखो, क्लर्क और पीओ में डिफरेंस इतना होता है कि पीओ का एग्ज़ाम जो होता है स्पीड प्लस कंसेप्ट चेक करता है आपका, बट क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो स्पीड ही चेक करता है। उसमें स्पीड मैथ्स के ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें ये है, आप ये सोच कर चलो कि आपसे सब कुछ बनता है। आपसे वो रीजनिंग हो या फिर अरिथमेटिक हो या फिर डीआई हो, कुछ भी हो आपसे बनता है। आप ये सोच कर चलो और ये नेगेटिविटी को अवॉइड करो। नेगेटिविटी कहाँ से आती है? सबसे पहले मान लो अगर किसी का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था और आपका एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में है, आपने उससे पूछा, उससे बात किया और उसने कुछ ऐसी चीज़ें कह दी जिससे आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई। तो आप हमेशा अवॉइड किया करो कि आप लोगों की बातें सुनो। अगर आपका एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में है तो हमेशा अवॉइड क्या करो, आपको हाँ, अगर आपको सुनना है कि एग्ज़ाम कैसा था, कितने अटैम्प्ट हो रहे हैं, आप वो देख सकते हो, क्योंकि उससे एक आइडिया लगता है। जैसे कि मान लो आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम था। आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम के दिन फर्स्ट शिफ्ट वालों ने एक नैरेटिव फैलाया, नैरेटिव नहीं फैलाया, वो सच भी था कि एग्ज़ाम ईजी आ रहे हैं, अच्छे अटैम्प्ट हो रहे हैं। तो लोगों के अंदर दिमाग में था कि हमें अटैम्प्ट अच्छा करना है। लोग सेकंड शिफ्ट में गए, उस माइंडसेट को लेकर गए कि हमें अच्छा अटैम्प्ट करना है, और वो उनसे एक पजल दो पजल नहीं बना, फिर वो एक तरीके से स्टक हो गए पूरा एग्ज़ाम में और पैनिक कर गए, जिस वजह से उनका एग्ज़ाम ख़राब हुआ। तो आपको इन तरीके की नेगेटिविटी को अवॉइड करना है पूरा पूरा। उसके अलावा दूसरा चीज़, अगर आपके मॉक में स्कोर नहीं आ रहे हैं, इट डजेंट मीन आपका एग्ज़ाम में भी स्कोर नहीं आएगा, क्योंकि मॉक का जो लेवल होता है कई बार ज़्यादा हाई हो जाता है। जैसे मान लो आप स्मार्ट कीड़ा का मॉक लगा रहे हो, प्रैक्टिस मॉक लगा रहे हो या फिर ऑली बोर्ड लगा रहे हो, तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे नहीं बन पाते हैं जल्दी गिवन टाइम ऑफ पीरियड में। इस वजह से आपका मॉक में नंबर कम आता है। बट क्लर्क लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, अगर हम बात करें फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए, तो दोस्तों क्लर्क लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी इजी होता है। आप अच्छे से उसमें अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अटैम्प्ट कैसे करें। देखो दोस्तों, इसमें कुछ ऐसा टिप्स नहीं है, बट ये है कि अगर आपका क्वांट अच्छा है तो आप क्वांट से स्टार्ट करो। अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तो आप रीजनिंग से स्टार्ट करो। अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तो आप रीजनिंग में कोशिश करो पूरा क्वेश्चन करने का। जैसे मान लो आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई पजल कर रहे हो या कोई सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हो, तो आप उसमें 1.5 मिनट से 2 मिनट दो। आपका इतने समय में वो रीजनिंग, वो पजल बन जाएगा। और अगर नहीं बन रहा, आपको लग रहा है कि समय लग रहा है, आप उसको मार्क करो और आगे बढ़ो, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है वो इसी समय के अंदर बन जाने चाहिए और बन जाएंगे। तो आप आगे बढ़ो, बाकी सारे सवाल करो, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, डेफिनेटली अगर आपने पीओ के बारे में अच्छे से पढ़ा है, पीओ एग्ज़ाम को अच्छे से पढ़ा है, तो क्लर्क में आप कहीं फंसोगे नहीं। और आपके पास अच्छा खासा समय, आपके पास 3 से 4 मिनट बच जाएगा आखिरी में, तो आप वापस इस जगह जंप कर सकते हो और इस क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। सेम बात क्वांट में। क्वांट हमेशा स्टार्ट करो स्पीड मैथ से। सबसे पहले स्पीड मैथ्स 10 क्वेश्चन आए होंगे या 12 क्वेश्चन, वो करो। उसके बाद स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। मिसिंग सीरीज़ या रॉन्ग सीरीज़, दोनों और इजी आते हैं। रॉन्ग सीरीज़ भी अगर आए होंगे तो इजी ही होंगे, 5 क्वेश्चन उनके करो। क्वाड्रेटिक आए होंगे तो वो करो। उसके बाद डीआई करो। उसके बाद अरिथमेटिक पर जाओ। अरिथमेटिक वन लाइनर आता है, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा है, सीखा है, तो आप ईजिली अरिथमेटिक को सॉल्व कर लोगे। उसके बाद फिर आप जंप करो रीजनिंग में। रीजनिंग में आप पजल से स्टार्ट कर सकते हो, आप सी लॉग से स्टार्ट करते हो, आप कहीं से भी स्टार्ट करो। रीजनिंग 15 से 16 मिनट में कंप्लीट हो जाता है इस एग्ज़ाम का। बाकी अगर आपने 20 मिनट भी लिया, 22 मिनट भी लिया, इज़ फार बेटर देन एवरीथिंग। और उसके बाद बात करते हैं कि सेफ अटेम्प्ट क्या होगा। तो देखो दोस्तों, जिस तरीके से क्लर्क में हर साल
ईयर बाय ईयर जो कट ऑफ है वो हमेशा इंक्रीज़ होता जा रहा है। पहले 65 होते थे, अब 70 हो गए, 71 हो गए, 73 हो गए। तो दोस्तों क्लर्क के बारे में कोई सेफ अटेम्प्ट नहीं है। हाँ, अगर आपके स्टेट का कोई कट ऑफ आपको आइडिया है, जैसे छत्तीसगढ़ का कट ऑफ 67-68 के अराउंड था पिछले साल, तो आप 75 प्लस करके आओ विद एक्यूरेसी और आप श्योर रहो मेंस की तैयारी करो। किसी जगह का कट ऑफ 71 है, वहाँ भी आप 75 प्लस करके आओ तो सही है। अगर हम कहें तो 75 प्लस करो आप विद 100% एक्यूरेसी। उसके बाद आप घर आते के साथ मेंस की तैयारी में जुट जाओ अगर आपका आरआरबी पीओ खराब हुआ है तो। उसके बाद एक और सवाल लोगों के मन में आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम के बाद पनप रहा है कि हाउ टू अप्रोच इफ़ क्वेश्चन पेपर विल बी डिफ़िकल्ट। अगर आरआरबी पीओ की तरह आरआरबी क्लर्क में भी डिफ़िकल्टी लेवल हाई कर दी गई, क्वेश्चन का जो लेवल है उसे बढ़ा दिया गया, तो कैसे अप्रोच किया जाए। दोस्तों अप्रोच सेम रखना है। आपको जो चीज़ें आपसे हो रही हैं उन्हें आप करो। किसी में अगर आप स्टक हो रहे हो, किसी क्वेश्चन में अगर आप फंस रहे हो, उसे आप 1.5 से 2 मिनट दो, उसके बाद आप उसे स्किप करो। ये बात रीजनिंग का हुआ। रीजनिंग में सारी मिसलेनियस जो इजी हैं आप उन्हें सॉल्व कर लो। उसके बाद जब बात आती है क्वांट में, जैसा मैंने कहा, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर, डीआई, क्वाड्रेटिक, सबसे पहले आप इसे सॉल्व करो, ये इजी रहेगा। उसके बाद डिफ़िकल्टी कहाँ आएंगी, या तो किसी एक डीआई में या तो अरिथमेटिक में। तो आप सॉल्व करो जितना आपसे हो सके, जितना आपको लग रहा है बन रहा है बनाओ। उसके बाद आप छोड़कर वापस रीजनिंग पर आ जाओ और किसी पजल को अच्छे से नोट डाउन करो। देखो पजल हमसे गलत कहाँ पर होता है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में गलती कहाँ से होती है लोगों में, कि लोग जल्दबाजी में होते हैं, लोगों की ट्रेन छूट रही होती है तो वो कंडीशन को नोट नहीं करते। तो देखो दोस्तों, पजल बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका है कि आप नोट डाउन द कंडीशन को आप नोट करो। दूसरा तरीका है सारे पॉसिबिलिटीज़ को लेके चलो। जैसे कोई क्वेश्चन लिखा है कि 8 लोग बैठे हैं, दे आर फेसिंग नॉर्थ, कैसा कुछ भी कहा है, तो आपने 2 पॉसिबिलिटी लिया। फर्स्ट लाइन पढ़ा आपने कि बी जो है एंड ऑफ द रो में है, बी यहाँ लिया आपने, बी यहाँ लिया आपने। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको कंडीशन नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने 2 पॉसिबिलिटी लिया, 2 पर्सन, उसके बाद सवाल में बोला कि 2 पर्सन बैठे हैं बी और ए के बीच में, आपने बैठाया बी और ए के बीच में 2 पर्सन। फिर कहा एक इमीडिएट लेफ्ट में जेड है, एक इमीडिएट लेफ्ट में जेड है। तो आप पॉसिबिलिटीज़ में ही सॉल्व करते चल रहे हो, तो इससे स्पीड इंप्रूव होता है। अगर आपको ये नहीं कर रहे हो अभी तक, अगर आपने मॉक में कंडीशन नोट करके किया है तो वो भी वेल एंड गुड है। आप फटाफट कंडीशन नोट करो, बी एंड पे है, बी से 2 छोड़ के ए है, ए के जस्ट लेफ्ट में जेड है। उसके बाद आप एक ही पॉसिबिलिटी लो, वहाँ पुट करो, आगे आंसर आएगा। और आशा करता हूँ आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। और उसके अलावा आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरा एग्ज़ाम कल 4th शिफ्ट में है, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं अच्छे से एक एनालिसिस वीडियो लेकर आऊँगा, जहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड कटअप बताऊँगा, उसके अलावा कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, उसके अलावा आरआरबी क्लर्क मेंस के बारे में, आरआरबी पीओ मेंस के बारे में, सारी चीज़ें उस वीडियो में बताई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।